नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अब एक ही महीने दूर रहा है और पेपर का जो कट ऑफ की बात करें तो पेपर में कट ऑफ ऑलमोस्ट आपका 100 क्वेश्चन मान के चलिए, मतलब 95 to 100 आपका रहेगा। तो आप एक सेफ जोन में रहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस पेपर को लेके ऐसा है कि पेपर में आपको 100% सवाल नहीं आते हैं। बहुत पढ़ाई करके भी जाइए तब भी बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ऑन द स्पॉट टैकल करने पड़ेंगे और ऑन द स्पॉट आपको उसका सही आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसी सीरीज़ चालू करूं जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करूंगा। और बेसिकली इस सीरीज़ में मैं क्वेश्चंस को ऐसे एनालाइज करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने पहली बार क्वेश्चन देखा है या फिर आपके पास कुछ प्रायर नॉलेज है, उसके थ्रू आप कैसे एलिमिनेशन लगाइए, कैसे लॉजिकल गैसिंग करिए, कैसे सही आंसर तक पहुंचिए। जो आपके पास पहले से ही नॉलेज है उससे आप कैसे सही आंसर तक पहुंचिए। यूपीएससी में मैंने ऐसे बहुत से वीडियो देखे जहाँ पे आपके एलिमिनेशन ट्रिक और लॉजिकल गैसिंग लगता है, बट यूपी पीसीएस को लेके मैंने ऐसे बहुत से कम वीडियो देखे हैं या फिर यूट्यूब पे तो मैंने कोई देखा भी नहीं है। सो इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं पेपर को कैसे टैकल करता हूँ। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो मुझे नहीं पता होता तो उसको मैं कैसे देखता हूँ। और इस सीरीज़ में जब मैं क्वेश्चन ट्राई करूंगा तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप भी साथ में ट्राई करते रहिएगा। जो मैं एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबकी कि एग्जाम में ये थॉट प्रोसेस लेके जाइए, वो तभी डेवलप होगा जब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे भी। और बेसिकली इस सीरीज़ में मेरा मोटिव 3 रहेगा। पहला मोटिव ये रहेगा कि एटलीस्ट हम सही आंसर तक पहुंच जाएं। दूसरा मोटिव ये रहेगा कि कुछ नहीं तो कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। और तीसरा मोटिव ये रहेगा कुछ भी नहीं तो कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। बेसिकली इस सीरीज़ में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएं, जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम कैसे यूज़ करके सही आंसर तक पहुंचे अगर हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अगर आपका सपोर्ट रहा इस वीडियो में तभी मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं इस सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। रीज़न भी कि और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर काम कर रहा हूँ, सो उसमें टाइम काफ़ी जाता है। सो अगर आपका सपोर्ट रहा, आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो जो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल जाए और मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फाइलिंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। हिंदी में आप क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन सा नॉट एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। आपका पहला है एज ग्रुप फ्रॉम 18 to 40 ईयर्स। इसके बारे में हमको नहीं पता है तो इसको छोड़ देते हैं अभी। दूसरा है आपका मिनिमम हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट। इसके बारे में भी अभी तक कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मैंने नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि हमको नहीं पता है तो हम सही आंसर तक कैसे पहुँचेंगे, बेसिकली हम यही देख रहे हैं। इसका सी है आपका शुड नॉट रजिस्टर इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्वरोजगार योजना, ये भी आइडिया नहीं है। अब 4th देखिए आप, सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये जो स्कीम है बेसिकली ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है, तो यहाँ पे किसी भी स्टेट का सिटीजन कैसे एलिजिबल हो सकता है, ये बेसिक दिमाग में आपके आना चाहिए कि अगर ये उत्तर प्रदेश का स्कीम है तो सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ये कैसे क्राइटेरिया हो सकता है। सो अगर आप बेसिक एलिमिनेशन के मेथड से जाएंगे तो इसका आंसर होगा डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बट अगर आप बेसिक कॉमन सेंस लगाते, बेसिक एलिमिनेशन लगाते तो आप सीधे आंसर डी तक पहुंच जाते। तो इसी तरह आपको चीज़ें सोचनी है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपका विथ रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है आपका दिस बिल एम्स टू ब्रिंग डाउन द बर्थ रेट डाउन टू 2.1 पर 1000 पॉपुलेशन बाय 2026। और आपका दूसरा है एट प्रेजेंट द फर्टिलिटी रेट इन द स्टेट इज 2.7 पर 1000। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ये पता हो कि 2.1 जो है वो आपका रिप्लेसमेंट रेट है, ये आपका रिप्लेसमेंट रेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है स्टेट के टोटल फर्टिलिटी रेट को लाना, तो आपको यहाँ से ये देख के समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि 2.1 लाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है तो यूपी का भी टारगेट होगा। ये बेसिक नॉलेज लगाओगे आप तो आपको पता चलेगा कि पहला आपका सही है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि पहला सही है तो आपका ए और सी इन्हीं दोनों में से कोई सही ऑप्शन होगा। अब मुझे नहीं पता है दूसरा सही है कि नहीं सही है। सो यहाँ पे अगर आप इस लॉजिक से जाओगे तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते, ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है आपका, तो आपको ए और सी में से कोई सही आंसर बचता और इसका सही आंसर जो आयोग ने बताया है वो है सी। तो देखिए ये सिंपल लॉजिक है। ये आपको लगेगा कि ये आंसर निकलने के बाद सारे लॉजिक लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो भी प्री क्वालिफाई करते हैं, वो ये बेसिक नॉलेज लगाते हैं। देखिए सब कुछ आपको नहीं आएगा, ऐसा व्यू आपको ओवर द टाइम डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में एक्सेल कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ये चीज आप डेवलप कर जाएं। जो आपका 1 महीना बाकी है तो उसमें ये तरीका लगा के आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन निकाल सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं, देखिए आपका छठवां क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया ट्रेड बैलेंस सरप्लस इज मैक्सिमम विथ विच कंट्री। तो इंडिया का ट्रेड बैलेंस सरप्लस किस कंट्री के साथ है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप बेसिक चीज़ समझ जाइए कि चाइना तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इतना हम सुनते हैं कि चाइना से हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, तो चाइना यहाँ नहीं हो सकता। इसके बाद बचा हमारा यूएसए, जापान और यूएई। इन तीनों में से भी अगर सब बेसिक लॉजिक लगाओगे तो एज अ कंट्री के साइज़ की बात देखो तो कौन से कंट्री ऐसा होगा जहां हम लोग बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत इंपोर्ट करते हैं। तो आपको बेसिक दिमाग में आएगा कि यूएसए एक हो सकता है, क्योंकि यूएसए से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है और आपने कई बार बेसिक न्यूज़ फॉलो किया भी होगा कि हम इंडिया से आने वाले सामानों पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो हमारे पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। तो उस बेसिक लॉजिक बेसिक आपके पास रफ आइडिया होता तो आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर ए है। तो देखिए इस लॉजिक से आप चीज़ें करेंगे ना तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता, मैं मानता हूँ आपको ये भी नहीं पता होता, ये नहीं पता, ये नहीं पता होता, बट आपको इतना पता होता कि चाइना आंसर नहीं है, तो कम से कम आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। तो इस तरह आपको एलिमिनेशन का मेथड लगाना है पेपर में। द सिंबल इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इको मार्क से अगर आप क्वेश्चन देखो तो एक्सपोर्टेड गुड, इंपोर्टेड गुड, गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, सेफ गुड फॉर एनवायरमेंट। इको से आपको एनवायरनमेंट समझ में आ रहा है कि इको होगा तो एनवायरनमेंट होगा, तो इसका आंसर बी होता। इस तरह आप वर्ड को मैच किया कीजिए तो आपको आंसर मिल सकता है। देखिए हर क्वेश्चंस को मैं नहीं लगा रहा हूँ, जिसमें एलिमिनेशन लग रहा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन इज नॉट एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो इसमें हमको नहीं पता है कि किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका नहीं है, बट अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखो तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। तो यहाँ पे आपको कहीं भी नाइट्रोजन नहीं दिखेगा, तो बेसिक इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट। तो ये देखिए सिंपली आप निकल गया। मुझे नहीं पता था कि क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता था कि आरएनए में होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता था कि डीएनए में होता है कि नहीं होता है, बट मुझे ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ये होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया कार्बोहाइड्रेट। अभी 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन में यहाँ पे आपको स्टेट के नाम दिए हैं, यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा की सीटें कितनी है किसमें, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बेसिकली पता होगा कि राज्यसभा की सीटें जो हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से अलॉट होती हैं। तो अगर आप इन 4 स्टेट को देखिए, चारों स्टेट में सबसे छोटा राज्य आपको कौन सा दिखेगा एरिया वाइज। तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब। पंजाब आपको सबसे छोटा दिखेगा क्योंकि सबसे छोटा राज्य है। हमको भी नहीं पता है कि किसकी सीटें कितनी है, बट हम एरिया वाइज देख रहे हैं और इससे हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जब एरिया थोड़ा सा छोटा है तो वहाँ पे लोग थोड़े से कम रहते होंगे। तो पंजाब को अगर से देखें तो सबसे कम सीटें यहाँ पे पंजाब की होनी चाहिए। तो मतलब डी का आपका होना चाहिए 2। यहाँ डी का 2 कहाँ पे है, मतलब डी का 2 यहाँ पे है और डी का 2 यहाँ पे है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी गलत ऑप्शन हो सकता है और सी गलत ऑप्शन हो सकता है। बाकी हमको देखना है यहाँ पे बी का ऑटोमेटिक यहाँ 3 दिया है, तो हम ये मान सकते हैं बी का 3 है। अब हमको देखना है कि ए का क्या है और सी का क्या है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यही बताना चाहता हूँ कि आप ये सिंपल लॉजिक लगा के 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए। बाकी मुझे नहीं पता कि राजस्थान का क्या है और कर्नाटका का क्या है। यहाँ पे आप कम से कम ए और डी में से कोई एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ पे 25% प्रोबेबिलिटी थी वहाँ आपकी 50% प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके बाद जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तो आपको एक ऑप्शन तो टिक करना ही होगा, तो यहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज लग जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को आप एलिमिनेट करिए, देखिए सोचने का तरीका है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग को पता होगा कि कितनी राज्यसभा की सीटें हैं कितनी नहीं है, बट ये तरीके से आप कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए। इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा यूपी पीसीएस में, तो असर्शन और रीज़न के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला बोला है आपको कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल दी विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट। तो देखिए जैसा हम पढ़ते हैं यूपीएससी में ना कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वहाँ सुनते ही आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, उसी तरह यूपी पीसीएस में भी होता है। जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वहाँ सुन के आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल, तो ऑल को देख के थोड़े आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ऑल को भी टिक करिए। रीज़न दिया है विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो देखिए रीज़न बहुत सही है, रीज़न गलत नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है कि विटामिन बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन ग्रोथ के लिए। तो रीज़न आपका ट्रू होगा। तो रीज़न जब आपका ट्रू होगा तो आपका ये ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। रीज़न इज फॉल्स लिखा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आपका बचा ए, बी और डी बचा यहाँ पे। अब देखिए आप, मैं ये मान के चलता हूँ आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि असर्शन जो है वो सही है कि नहीं सही है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना होगा, जो असर्शन दिया हुआ है उसका जो रीज़न दिया हुआ है वो उसका रीज़न होगा कि नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि ए सही होगा, अगर हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि ए मान लीजिए सही है, तो आर भी सही होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है इसमें यही बोला गया है कि ह्यूमन बॉडी सारे विटामिन को सिंथेसाइज करती है। ये इसीलिए क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है प्रॉपर ग्रोथ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाती है बॉडी को। तो अगर हमारा ए सही होता तो ऑटोमेटिक आर सही होता ही होता। तो इससे ये पता चलता है कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता,
कि ए और आर दोनों सही है बट रीज़न गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपका बचा ऑप्शन ए और डी। लेकिन जैसा मैंने बोला था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, मतलब आपका असर्शन गलत है। हर विटामिन को ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। तो देखिए सिंपल सोचने का तरीका है। अगर से मैंने यूपीएससी दिया है, मैंने यूपीपीसीएस दिया है, तो बहुत से क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, बट इस तरीके सोच के आप बहुत से क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं। देखिए बोलने को बहुत लोग बोलेंगे, बट ट्रस्ट मी, आपको सही आंसर तक पहुंचना है, आपको कट ऑफ निकालना है, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अपना जो बेसिक नॉलेज है, जो कॉमन सेंस है, आपको उसको एग्जाम हॉल में लेके जाना पड़ेगा और उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, पूछा है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पीसफुल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट पीसफुल रीजन कौन सा है? ऑप्शन देखिए आपका अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। यहाँ ऑप्शन देख के समझ में आ जा रहा है कि अगर हम नहीं भी पढ़े होंगे तब भी हम यूरोप को ही लगाएंगे, क्योंकि यूरोप जो है वो सबसे शांत प्रिय देश है। यूरोप की कंट्रियां जो है वो हर इंडेक्स में ही आगे दिखती हैं आपको, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो या फिर पीसफुल इंडेक्स हो। सारे एसडीआई में, सारे एसडीजी में, सब में यूरोप की कंट्रियां आगे होती हैं। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका यूरोप मारिए, आप चाहे पढ़े हो ना पढ़े हो, इस लॉजिक से आप यूरोप पे ही जाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये एक डेमो लेक्चर ही था कि अगर से आपको पसंद आता है ये लेक्चर, इस टाइप के लेक्चर्स पसंद आते हैं, ये सीरीज पसंद आती है, तो आप मुझे कमेंट करिए आपको इस टाइप के लेक्चर और पसंद आते हैं तो मैं आगे लाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और भी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा जो आप लोग के हित में हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।